नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी 24 की पिच पर गठबंधन की उस बिसात की जिसने पूरे देश की सियासी हलचल तेज कर दी है। क्योंकि आज एक मंच पर 16 दल के नेता एक साथ नजर आए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 24 में साथ होंगे। वहीं बात होगी लालू प्रसाद और अखिलेश यादव के बीच होने वाली उस मुलाकात की जिससे यूपी और बिहार की राजनीति गर्मा गई है। साथ ही बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी उस जंग की, इसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नया रंग दे सकती है। वहीं बात करेंगे मायावती के उस संदेश की जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही बताएंगे आजम के उस बड़े किले के बारे में जो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, 16 दलों ने दिखाई ताकत, ईडी से मिलेगी राहत। क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब एक साथ इतनी पार्टियां साथ दिखती हैं। क्योंकि आज विपक्ष ने ईडी और सीबीआई के विरोध में एक पैदल मार्च निकाला जिसमें 16 दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष की जो एकजुटता ईडी को लेकर दिख रही है, क्या वो 2024 में भी दिखेगी? क्योंकि जब एक साथ विपक्ष के इतने नेता एक साथ सरकार को घेर रहे थे, सपा और बसपा दोनों मौजूद थी, तब ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी गायब थी। सोलह दलों ने दिखाई ताकत, ईडी से मिलेगी राहत। सड़क से संसद तक संग्राम, 24 की पिच पर एकजुटता का पैगाम। जब से बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हुआ, सदन के भीतर सिर्फ हंगामा ही है। क्योंकि विपक्ष ईडी और सीबीआई के एक्शन से इस कदर लाल है कि उसने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर बुधवार को उस वक्त सामने आई जब दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गई। तो विपक्षी दल पैदल मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर का घेराव करने निकल पड़े। हालांकि विपक्ष के नेता ईडी के दफ्तर तक पहुंचते उससे पहले ही उन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए विजय चौक के पास रोक दिया गया और 25 मिनट के बाद ये मार्च भी खत्म हो गया। हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे कि किस किस के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि देश के अंदर जनता क्या जानती है। तो ये कोई प्रयास कोई एक दल नहीं कर रहा है, देश के तमाम दल इस प्रयास में हैं कि देश को कैसे बचाया जाए, देश का लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसे बचे। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस वक्त विपक्ष के कई नेता ईडी की रडार पर हैं। कई दलों के नेताओं से पूछताछ हो चुकी है और कईयों को लगता है कि आगे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। यही वजह है कि समूचा विपक्ष सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा। इसको लेकर हाल ही में विपक्ष के 8 नेताओं ने पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन अब जिस तरह से 16 दल के नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं, क्या विपक्ष की ये एकजुटता सिर्फ ईडी के लिए है या फिर ये एकजुटता 2024 में भी नजर आएगी? क्योंकि ईडी के खिलाफ विपक्ष के मार्च में जहां सपा और बसपा मौजूद थी, वहीं टीएमसी और एनसीपी गायब थी। That in our state of Bengal, the Congress party is totally in connivance with BJP and CPM, are fighting with Mamata Banerjee and trying to accuse her in every respect in the same voice. ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर विपक्ष के 16 दलों ने एक साथ भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में
एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस मोर्चे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर विपक्ष भले अलग थलग या बिखरा हुआ दिख रहा हो, लेकिन सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर एकजुट है। ये एकजुटता संकेत है कि जब सब साथ होंगे तभी बीजेपी से अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष एक हुआ तो इसका चेहरा कौन होगा, क्योंकि भले ही ईडी के नाम पर सपा और बसपा एक साथ एक मंच पर हों, लेकिन यूपी में दोनों के बीच एक दूसरे को भाजपा की बी टीम बताने की होड़ मची है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, एक एक जनता से पूछ लीजिए, एक एक नागरिक से पूछ लीजिए, सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या तालमेल है। कि अखिलेश यादव ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बसपा के टिकट भाजपा के कार्यालय में फाइनल? इसलिए अखिलेश जी लगा रहे हैं कि अब अखिलेश जी का अपना जनाधार समाप्त हो चुका है। अब वह केवल बौखलाहट, उनको लग रहा है कि अब बसपा ही आ गई है फ्रंट पे, इसलिए वह भाजपा को न टारगेट करके बसपा को ही टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा हलचल यूपी में ही नजर आ रही, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, जो दिल्ली की हवा का रुख बदलने के लिए काफी है। लेकिन दिल्ली में हवा का रुख बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात होगी लालू से मिलेंगे अखिलेश 120 सीट वाले संदेश की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार से हुई डिंपल यादव की मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी और अब लालू और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात की बात कही जा रही है। दोनों के बीच एक मुलाकात कल हो सकती है, क्योंकि जब से रेलवे में जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले ने लालू परिवार को राहत मिली, यूपी से बिहार तक राजनीतिक सियासी गर्मी बढ़ गई है। लालू से मिलेंगे अखिलेश, 120 सीटों वाला संदेश। लालू परिवार को मिली राहत, 24 में दिखेगी गठबंधन की ताकत। सियासी दुनिया के दो यादव परिवार एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर यूपी से बिहार तक सियासी हलचल मच गई है। क्योंकि बुधवार को डिंपल यादव लालू परिवार से मिलने मीसा भारती के आवास पर पहुंची थी, जहां डिंपल ने काफी देर तक लालू परिवार से बात की और अब चर्चा है कि गुरुवार को अखिलेश यादव और लालू यादव के बीच एक बड़ी मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों ही दल के नेता इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन 2024 को देखते हुए इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहीं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिन्हें जोड़ दिया जाए तो 120 हो जाती हैं। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जब अखिलेश और लालू के बीच मुलाकात होगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि जिस रेलवे में जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले ने लालू परिवार की मुश्किल बढ़ा रखी थी, वो खत्म हो गई है। लालू परिवार को जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से आज जमानत मिली है, ऐसे में उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पहुंची। अखिलेश यादव भी दिल्ली दौरे पर आए और कयास लगाया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार तमाम सारे विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, ऐसे में कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। अब सवाल इस बात का है कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर अखिलेश 24 की पिच पर गठबंधन की बिसात बिछा पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार गठबंधन वाले सियासत को धार दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा इसको लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा जब चुनाव होगा। गठबंधन जब समय होगा तब होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि जहां कोर्ट ने आज उन्हें राहत दी, भविष्य में वो उन्हें न्याय मिलेगा। अब सबकी नजर गुरुवार को होने वाली लालू और अखिलेश यादव की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि गठबंधन होगा इसका बहुत कुछ इसी मुलाकात पर टिका है। क्योंकि सवाल सिर्फ सपा और आरजेडी का नहीं है, सवाल जेडीयू और उन तमाम राजनीतिक दलों का है जिन्होंने अलग अलग मंच से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात ओबीसी आरक्षण वाली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 4 महीने से यूपी का सियासी पारा चढ़ा है, उस पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी गई तो निकाय चुनाव की राह साफ हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अखिलेश ने ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण पर सरकार को घेरना
शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण वाली लड़ाई 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 350 पन्नों की रिपोर्ट, रैपिड सर्वे की गलती, डिकोड। देश के सबसे बड़े सूबे का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 350 पन्ने की रिपोर्ट आयोग ने सरकार को सौंपी थी, उस पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आज सौंप दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुआ है और ओबीसी आरक्षण सही तरीके से लागू करके ही चुनाव कराया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी मिल गई तो जल्दी निकाय चुनाव की तारीख भी तय हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ सही रहा तो निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मचा शोर खत्म होगा? क्योंकि जब से ट्रिपल टेस्ट का अड़ंगा लगा है, अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश कई मंच से ये कह चुके हैं कि सरकार आरक्षण विरोधी है और अब अखिलेश ने 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए भाजपा पर ओबीसी और दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा दिया। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया तो इसे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी साबित करने की मुहिम सी छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उसमें लिखा कि हाईकोर्ट का फैसला भाजपा सरकार की लचर पैरवी का नतीजा है। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद से अभ्यर्थी सड़क पर हैं। अभी जो हाईकोर्ट का आर्डर आया है वो आर्डर जो है बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि स्थिति यह है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया था कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। हमारी मांग ये है कि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, बेसिक लेवल में करी गई है, उसको लागू करके हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 13 मार्च के आदेश में कहा था कि 69,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ और अब इसी को अखिलेश यादव ने अपना हथियार बना लिया। दोनों तरह के अभ्यर्थी, जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो अनारक्षित वर्ग के हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जो चयनित हो चुके अभ्यर्थी वो भी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में अब ये लोग बढ़ चुके हैं और इसी को लेकर एक पक्ष जो है वो आज पहुंचा हुआ है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और पीएसी पहुंची है। इन लोगों को यहाँ से उठाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की बनाई रिपोर्ट को हरी झंडी नहीं दी तो क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जमकर विरोध होगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदानों की नजर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण वो मुद्दा है जिसे छूने से हर सरकार बचती रही है। इसे इस बात से भी समझिए कि जब दिसंबर में हाईकोर्ट ने सरकार के ड्राफ्ट को रद्द करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने को कहा था तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात 24 में बदलेगी हाथी की चाल, दलित मोर्चे पर सियासत लाल। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती पर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से बसपा को सत्ता की चाबी सौंपने का आह्वान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा को मायावती उस दौर में फिर से पहुंचा पाएंगी जो 2012 से पहले थी? माया का महावत प्लान, बहुजनों से सत्ता का आह्वान। 24 में बदलेगी हाथी की चाल, दलित मोर्चे पर सियासत लाल। क्या 2024 की चुनावी जंग यूपी में सपा और भाजपा के बीच होगी या फिर बसपा बीच में आकर सबका खेल खराब कर देगी? क्योंकि काशीराम की जयंती पर मायावती ने न सिर्फ अपने कैडर में नया जोश भर दिया बल्कि अपने वोटर से बसपा को सत्ता की मास्टर चाबी सौंपने का आह्वान कर दिया और एक साथ 3-3 ट्वीट कर अपने विरोधियों पर भी
जमकर निशाना साधा। जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और जो माननीय कांशीराम जी की जो सोच रही है, उस सोच के अनुरूप अभी भी माननीय बहन जी उन चीज़ों को धरती पे नहीं, मतलब ग्राउंड पे और उन समाज में दबे कुचले लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए वास्तव में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। तो हमारे आज जितने बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोग आज यह प्रेरणा लेके जा रहे हैं और ये आज मन में संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम लोग जब तक अब माननीय बहन जी को सत्ता की चाबी नहीं सौंप देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गौरतलब है कि मायावती ने न सिर्फ यूपी में 4 बार सरकार बनाई, बल्कि बसपा को एक नई ऊंचाई भी दी। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है, क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से यूपी में अपनी वही धमक और वही चमक हासिल कर पाएगी जो कांशीराम के दौर में थी? कांशीराम की जयंती पर पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अलग अलग कार्यक्रम करेगी। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में बसपा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कांशीराम को याद किया। कहीं ना कहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस रणनीति में जुटी हैं कि कैसे बीएसपी का जो सुनहरा दौर है उस दौर में पार्टी को ले जाया जाए। क्योंकि यूपी में पिछले 10 साल से बसपा हाशिए पर है। विधानसभा और विधान परिषद में उसके पास सिर्फ एक सदस्य हैं और लोकसभा में उसके जो 10 सांसद हैं, जिसमें 2019 में हुए गठबंधन का बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, जिस दलित वोट को बसपा का मजबूत वोट माना जाता था, वो धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा, क्योंकि यूपी में 21% दलित वोट है, लेकिन बसपा का वोट 13% के करीब आ गया है, क्योंकि यूपी की SC/ST सीट पर बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया। इतना ही नहीं, जिस दलित मुस्लिम समीकरण को साध कर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो बुरी तरह धराशायी हो चुका है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या मायावती बसपा में नई जान डाल पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात सील हो जाएगा वो दफ्तर जहां लगती थी आजम की जनता अदालत। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि जिस दारुल आवाम कार्यालय में सपा का दफ्तर चलता है, उस पर बड़ा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस इमारत में दफ्तर चल रहा है उसे आजम खान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग उठने लगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे आजम खान के खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रही है। खतरे में आजम का सबसे बड़ा किला। सील हो जाएगा वो दफ्तर जहां लगती थी आजम की जनता अदालत। जिस रामपुर में कभी आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, वहां धीरे धीरे आजम खान का सियासी वर्चस्व खत्म हो जाता रहा है, क्योंकि पहले आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की विधायकी गई और अब जिस दारुल आवाम कार्यालय में सपा का दफ्तर होता था, उस पर बड़ा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस इमारत में ये दफ्तर चल रहा है उसे आजम खान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग उठने लगी। देखिए, विधायकी तो खैर कानून ने उनकी ली है और जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में कृत्य किए थे, आज उसी का परिणाम एक एक करके सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आपने अभी कहा बिल्कुल सही है। और अरबों रुपए की संपत्ति, अरबों की संपत्ति 100 रुपए में अपने ही नाम खुद मंत्री रहते हुए अपनी सरकार में कराई, तो सामने से ही लग रहा है कि अवैध है। शोध सेंटर था जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था, उसकी लीज उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी और उसके बाद जिला प्रशासन ने वहां से जो रामपुर पब्लिक स्कूल था आजम खान का, उससे खाली करा करके उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके बाद जो आकाश सक्सेना है या नवाब काजिम अली खान है, उनका कहना है कि आजम खान का जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है दारुल अवाम, ये और इसके बराबर में जो रामपुर पब्लिक स्कूल है, ये बिल्डिंग जो है ये भी नियमरूप तरीके से लीज पर ली गई हैं और इसकी लीज को भी जो है वो रद्द कराया जाएगा। आरोप है कि जब यूपी में सपा की सरकार थी, तब आजम खान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए रामपुर की इमारतों को लीज पर लिया था और फिर उन्हें अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया। अब ऐसी ही इमारतों पर सूबे की सरकार अपना हंटर चला रही है और रामपुर पब्लिक स्कूल और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाली संपत्तियां वापस ले रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे आजम खान के खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रही है। अगर हम आक्षेप लगाने पे आ जाएंगे तो कल को ये होगा रजा टेक्सटाइल की जमीनें जो थी उस पे किसके कब्जे, किसके मकान बने, किसके घर बने, किसकी दुकानें बनी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये उनका काम है, वो जाने। लेकिन हम
रामपुर की आवाम के लिए जितना कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, करेंगे जो भी काम है। फिलहाल रामपुर में योगी सरकार की तरफ से आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कब्जे को हटवाने रामपुर का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान की मुश्किलें खत्म होंगी, क्योंकि एक तरफ उनके कथित कब्जे वाली इमारतों पर एक्शन जारी है, वहीं कई मुकदमों ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी है, जिन पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।